नमस्कार साथियों, हमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम धान में लगने वाली अलग अलग कीट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तना छेदक के बारे में, पेनिकल माइट के बारे में, गंधी बग के बारे में, गाल मक्खी के बारे में, पत्ती मोड़क के बारे में, उसके बाद भूरा माहो के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम इन सभी कीट की पहचान और प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम बोरर या तना छेदक के बारे में। इसके लक्षण हमें खेत में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। खेत में हमें कुछ पौधे या बालियां इस प्रकार से मरी हुई दिखाई देती हैं और अगर हम इस प्रकार के प्रभावित पौधों को थोड़ा सा बल लगाकर ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये आसानी से बाहर आ जाती है और इसे हम कहते हैं मृत केंद्र या डेड हार्ट। प्रभावित पौधों को इस प्रकार से देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी बल लगाकर खींचेंगे तो ये आसानी से ही बाहर आ जाता है। और इसके अगर हम निचले सिरे को देखें तो यहाँ पर कुछ कटा हुआ या किसी कीट के द्वारा काटा हुआ दिखाई पड़ता है और यह काटने का काम करता है तना छेदक की इल्ली। तना छेदक की इल्ली धान के तने में अंदर चले जाती है और यह तने को काट देती है। इसके जो वयस्क कीट होते हैं वो हमें खेत में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये हल्के पीले रंग के होते हैं और इसके पंख में इस प्रकार से काले रंग का एक एक स्पॉट होता है। अपने जीवन काल में एक वयस्क कीट 80 से लेकर 100 अंडे देती है। अंडों से लार्वा या इल्ली बाहर आती है। इल्ली हमारे फसल को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद यह प्यूपा बनाती है, फिर प्यूपा से वयस्क कीट बाहर आता है। इस प्रकार से इसका जीवन चक्र 32 से लेकर 60 दिन में पूरा हो जाता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसके लिए उपयुक्त रासायनिक दवाइयों के बारे में। सबसे पहला है फ्लूबेंडियामाइड 20% WG। इसका उपयोग आप 0.2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं और यह केमिकल का नाम है। बाजार में यह आपको फ्लूटोन, तकुमी, सुरक्षा या फेम इन सब नाम से मिल जाएगा। दूसरा केमिकल है थियाक्लोप्रिड। इसका उपयोग आप 0.5 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। यह भी अलग अलग नाम से उपलब्ध है, जैसे कि एलेंटो, स्प्लेंडर। तीसरा दवाई है थियामेथोक्सेम 25% WG। इसका उपयोग आप 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं और यह केमिकल इन सब नाम से बाजार में उपलब्ध है। लिस्ट काफ़ी लंबा है, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो केमिकल है इसका उपयोग आप तना छेदक, गाल मक्खी, लीफ फोल्डर, प्लांट हॉपर या माहू, भूरा माहू, सफ़ेद माहू और हरा फुदका इन सब कीड़ों के लिए कर सकते हैं। अगला केमिकल है ट्राईएजोफॉस 40% EC। इसका उपयोग आप कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर की दर से और ये जो रसायन है यह सफ़ेद माहू, भूरा माहू, पत्ती मोड़क, तना छेदक, हिस्पा और गर्डल बीटल इन सब के लिए सही रहेगा। अगला केमिकल है एसीफेट 95% SG। इसका उपयोग आप 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। यह आपको बाजार में मिल जाएगा हंक नाम से। अगला केमिकल है फिप्रोनिल। इसे आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। अगला केमिकल है क्लोरपायरीफॉस 20% EC। इसका उपयोग आपको 2.5 ml प्रति लीटर की दर से करना चाहिए। अगला केमिकल है लेम्डासाइहेलोथ्रिन 2.5% EC। इसका उपयोग भी आप 1 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2 केमिकल है जिसका उपयोग आप इस कीट के लिए कर सकते हैं और वो है डेल्टामेथ्रिन और क्विनोलफॉस। इन दोनों का उपयोग आप 2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं राइस पेनिकल माइट
या बाली के घुन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिकल माइट या बाली के घुन के लक्षण के बारे में। पेनिकल माइट का लक्षण जो हमारा ध्यान सबसे पहले आकर्षित करता है वह इसकी बालियों में दिखाई देता है। बालियों में कुछ दाने इस प्रकार से सफ़ेद और भूरे रंग के हो जाते हैं, इस प्रकार से बदरंगा हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे खेत में पेनिकल माइट का अटैक हुआ है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। पेनिकल माइट जो कि बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं, ये हमारे पौधों में पहले से ही उपस्थित होता है और हम दूसरे लक्षणों से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आप इन तनों को देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा भूरे रंग का है और यहाँ भी कुछ इस प्रकार से बदरंगा हो चुका है। जो हरे रंग का होता है वह इस प्रकार से भूरा हो जाता है और यह पेनिकल माइट के द्वारा है। अगर हम इस प्रकार से प्रभावित तनों को या लीफ शीथ को खोल कर देखेंगे तो हमें इस प्रकार से कोशिकाएं अंदर से भूरी दिखाई देगी और हमें यहाँ पर कुछ कुछ कीट भी दिखाई देंगे। ये जो कीट होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और इसे देखने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। पेनिकल माइट जो कि माइट होता है, यह बहुत ही छोटा छोटा मकड़ी होता है और ये हमारे धान के पौधे के तनों से और इस प्रकार से बालियों से रस को चूसते हैं, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और इसकी बालियां नहीं भर पाती, जिससे हमें नुकसान ज़्यादा होता है। अगर हम इस माइट को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हमें इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। यह बहुत ही छोटी होती है। लेकिन साथियों, और एक ध्यान देने योग्य बात है और वह है पेनिकल माइट के लक्षण बालियों में हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट जो कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसके लक्षण भी हमें बालियों में ही दिखाई देता है। इसमें भी बालियां इस प्रकार से भूरे रंग की हो जाती है और बाद में सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। लेकिन बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट से बालियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं, मतलब कि एक बाली के बहुत सारे दाने प्रभावित होते हैं, लेकिन माइट में ज़्यादा दाने प्रभावित नहीं होते हैं। अगर हम इसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इसका प्रबंधन अच्छे से करना चाहते हैं, तो इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारे खेत में बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट आया है तो हम इसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे और अगर कीट है, माइट है, तो इसके लिए हम एक्केरीसाइड या कीटनाशी का उपयोग करेंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं ऐसे रासायनिक दवाइयों के बारे में जिसका उपयोग हम पेनिकल माइट के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्पाइरोमेसिफेन। यह एक केमिकल नाम है और ओबेरॉन या फिर वोल्टेज इस प्रकार से अलग अलग नाम से बाजार में उपलब्ध होता है। इसका स्प्रे हम 0.8 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। दूसरा केमिकल है हेक्सीथियाजोक्स जो कि मैडन नाम से बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा भी यह अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग नाम से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको इसके केमिकल के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। इसका उपयोग भी आप 0.8 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। तीसरा रासायनिक दवाई है फिप्रोनिल और हेक्सीथियाजोक्स का कॉम्बिनेशन। इसका उपयोग आप 1.5 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। तो साथियों, आप बताए गए 3 रासायनिक दवाइयों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसका सही रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे सही समय में प्रदान करना आवश्यक है। अगर धान की बालियां निकलने वाली हैं या निकल रही हैं, उस अवस्था में जब हम केमिकल को डालेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपके खेत में बालियां इस प्रकार से निकल चुकी हैं और इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, उस अवस्था में स्प्रे करने से यह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये जो माइट हैं वो धान के दानों को खा चुके हैं। उसके बाद अगर हम रासायनिक दवाइयाँ डालते हैं तो वह उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं गंधी बग या गंधी कीट के बारे में। गंधी बग के कारण हमें इस प्रकार के लक्षण धान की बालियों में दिखाई देते हैं। धान में कुछ बाली इस प्रकार से भूरे रंग के हो जाते हैं तो कुछ सफ़ेद रंग के रहते हैं और इस प्रकार से प्रभावित जो दाने होते हैं वो दाने अच्छे से नहीं भरते हैं, ये खाली रह जाते हैं।
और जो प्रभावित बाली होती है वह इस प्रकार से सीधी रहती है, जबकि ऐसे बालियां जो कि प्रभावित नहीं होते वे इस प्रकार से टेढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि कीट के कारण दाने अच्छे से नहीं भर पाते, इसके कारण से वे खाली रह जाते हैं और उसमें वजन नहीं रहता, इसीलिए ऐसी बालियां सीधी हो जाती है। लेकिन ऐसे बाली जिसमें कीट का प्रकोप नहीं हुआ है, उसमें दाने अच्छे से भरे हैं और जिसमें वजन है, और वजन के कारण से बालियां इस प्रकार से झुक जाती हैं। अगर हम इस प्रकार से प्रभावित पौधों को अच्छे से देखेंगे तो हमें इस प्रकार से कीट भी खेत में दिखाई पड़ता है। ये जो कीट है ये है गंधी बग, और इससे एक खराब स्मेल आता है, एक खराब सा गंध आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गंधी बग या गंधी कीट। साथियों, अगर इस प्रकार के कीट का प्रकोप बढ़ गया या बढ़ने वाला है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 6% और लेमडासाइहेलोथ्रिन 4%, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसे आपको उपयोग करना है 0.6 ml प्रति लीटर की दर से। यह बाजार में आपको अलग अलग नाम से उपलब्ध हो सकता है, जैसे कि स्वर्णा डबल धमाल। अगर आप इस केमिकल कॉम्बिनेशन का उपयोग सही समय में और सही तरीके से करेंगे तो आप इस प्रकार से कीट से निजात पा सकते हैं। इसके लिए और ज़्यादा कोई केमिकल उपलब्ध नहीं है, इसीलिए केवल इसी केमिकल का आपको उपयोग करना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं गाल मक्खी या गाल मीज के बारे में। सबसे पहले हम इस कीट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो आप देख पाएंगे, जो मच्छर की तरह दिखाई दे रहा है, यही है गाल कीट या गालमीज, और ये हैं इसके छोटे छोटे अंडे। इन अंडों से इल्लियाँ बाहर आती हैं और ये इल्लियाँ तने के अंदर चली जाती हैं। तने के अंदर यह कोशिकाओं को खाती है, जिसके कारण से तने का ऊपरी भाग मर जाता है, और मरने के बाद यह तना इस प्रकार से सफ़ेद रंग का हो जाता है, और इसे ही कहते हैं सिल्वर लीफ, और यही लक्षण है इस कीट की पहचान। इसमें इस प्रकार से सिल्वर लीफ बन जाता है और पूरा तना मर जाता है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं ऐसे केमिकल के बारे में जिसका उपयोग आप इस कीट के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला केमिकल है थियामेथोक्सेम 25% WG। इसका उपयोग आपको 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से करना चाहिए। ये केमिकल बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है जो कि उसे अलग अलग नाम से बाजार में बेचती है, और ये उसकी लिस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। साथियों, थियामेथोक्सेम का उपयोग आप तना छेदक, गाल मक्खी, पत्ती मोड़क, सफ़ेद फुदका या सफ़ेद माहू, भूरा माहू और हरा फुदका, इन सब कीट के लिए कर सकते हैं। दूसरा केमिकल है फिप्रोनिल 0.3% GR, मतलब कि ग्रेन्यूल, जो कि छोटे छोटे दाने के रूप में उपलब्ध है, और इसका उपयोग आप 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। अगला केमिकल है क्लोरपायरीफॉस 20% EC। इसका उपयोग आप 0.5 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं, और यह भी केमिकल बाज़ार में बहुत सारी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और अलग अलग नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। अगला केमिकल है लेमडासाइहेलोथ्रिन। इसका उपयोग आप 1 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं राइस फोल्डर या पत्ती मोड़क के बारे में। लीफ फोल्डर में जो इल्लियाँ होती हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, और यह पत्ती की निचली सतह में पहले जाता है। उसके बाद इस पत्ती को वह मोड़ लेता है, और मोड़ने के बाद यह अंदर की कोशिकाओं को खाना शुरू करता है, जिसके कारण से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है। बाद में यह इल्लियाँ प्यूपा बनाती हैं, और प्यूपा के बाद एडल्ट या वयस्क कीट बनता है। इसका जो वयस्क कीट होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फिर से वयस्क कीट, नर और मादा आपस में मिलकर फिर से अंडे देते हैं, और इस प्रकार से इनका जीवन चक्र चलते रहता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं रासायनिक दवाइयों के बारे में। सबसे पहला है फिप्रोनिल। इसका उपयोग आप 4 से 6 किलो प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं, और यह दवाई ग्रेन्यूल्स में या छोटे छोटे दाने के रूप में मिलता है, तो आपको इसे जड़ों में छिड़काव करना है।
ये जो दवाई है केमिकल, यह अलग अलग नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगला केमिकल है थियामेथोक्सेम 25% WG। इसका आपको 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना है और यह भी बाज़ार में अलग अलग नाम से उपलब्ध है। अगला केमिकल है ट्राईएजोफॉस 40% EC। इसका आपको 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना है और यह भी बाज़ार में अलग अलग नाम से उपलब्ध है। अगला केमिकल है एसीफेट 95% SG। इसे आपको 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करना है। और आखिरी केमिकल है मोनोक्रोटोफॉस 36% SL। इसे आपको 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना है। यह भी बाज़ार में अलग अलग नाम से उपलब्ध है। तो साथियों, ये थी जानकारी लीफ फोल्डर के बारे में। साथियों, अब हम बात करते हैं भूरा माहू या ब्राउन प्लांट हॉपर के बारे में। भूरा माहू से प्रभावित खेत कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। खेत में बीच बीच में इस प्रकार से मरे हुए पौधे हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इस प्रकार के पौधों के जड़ों को या पौधे की निचली भाग को देखेंगे तो हमें इस प्रकार से छोटे छोटे कीट दिखाई देते हैं। ऐसे कीट जो कि भूरे रंग के होते हैं और इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इन्हें कहते हैं भूरा माहू या भूरा फुदका। और अगर इस प्रकार के छोटे छोटे कीट जब सफ़ेद रंग के होते हैं तब इसे कहते हैं सफ़ेद माहू। ये कीट बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में ये पौधों में अटैक करते हैं और ये पौधे से रस को चूसते हैं, जिसके कारण से पौधा कमज़ोर हो जाता है और इस प्रकार से मर जाता है। कीट का जीवन चक्र वयस्क, अंडे और निम्फ, इन तीनों में पूरा हो जाता है। ये जो निम्फ होते हैं इनका आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उसके बाद वयस्क बनाते हैं। वयस्क आपस में प्रजनन करके अंडा देते हैं। इस प्रकार से इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं ऐसी रासायनिक दवाइयों के बारे में जिसका उपयोग आप भूरा माहू या भूरा फुदका के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला केमिकल है बुप्रोफेजिन 25% SC। यह केमिकल का नाम है और यह अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है और अलग अलग नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। जैसे कि टाटा के द्वारा यही केमिकल अपलाउड नाम से मिलता है, डुपॉन्ट का जावा नाम से मिलता है, बायर का फ्लोटिस। इस प्रकार से यह लिस्ट काफ़ी लंबी है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग आपको 0.75 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से करना है। दूसरा केमिकल है एसीफेट 95% SG। इसका उपयोग आपको 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से करना है और इसे आप स्टेम बोरर या तना छेदक, पत्ती मोड़क, भूरा माहू, इन सब के लिए कर सकते हैं। अगला केमिकल है एसीफेट 75% SP। इसका उपयोग आप 0.75 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। यह केमिकल भी अलग अलग नाम से बाजार में उपलब्ध है। अगला केमिकल है क्लोरपायरीफॉस 20% EC। इसका उपयोग आपको 2.5 ml प्रति लीटर की दर से करना है। फिप्रोनिल 0.3%। इसका उपयोग आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं और यह जो केमिकल है वह ग्रेन्यूल में उपलब्ध है, मतलब कि ये छोटे छोटे दाने के रूप में रहते हैं। इसका उपयोग आप पौधे की जड़ों में कर सकते हैं। इसे आप स्टेम बोरर या तना छेदक, भूरा माहू, पत्ती मोड़क, हरा फुदका या सफ़ेद माहू और गाल मक्खी, इन सब के लिए कर सकते हैं। यह भी बाज़ार में अलग अलग नाम से उपलब्ध है। अगला केमिकल है ट्राईएजीफॉस 40% EC। इसका उपयोग आपको 2 ml प्रति लीटर की दर से करना चाहिए। अगला केमिकल है थियामेथोक्सेम। इसका उपयोग आप 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। इसके लिए आखिरी केमिकल है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG। इसका उपयोग आप 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी धान में भूरा माहू के बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।